हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स सब्जेक्ट का जो सेवन चैप्टर हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम इसका आखिरी लेक्चर लेकर आ गए दोस्तों, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 8। तो फाइनली आज के दिन हमारा ये जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जो टॉपिक्स बचे हुए थे इस चैप्टर के अंदर वो हम लोग देख लेंगे, जिसका नाम है कन्वेक्शन, और एक रेडिएशन हमें पढ़ना है, उसको भी देख लेंगे एंड ये चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। तो बेसिकली वी नो दैट, इसके पहले हमने कंडक्शन पढ़ा था। तो कंडक्शन का मतलब क्या था कि कोई भी सॉलिड मटेरियल के अंदर हम लोग जब एक पार्ट हीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट जो है हीटेड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर से हीट जो है वो कंडक्ट हो पाता है, इसीलिए इसको कंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो कन्वेक्शन क्या होगा, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए सब्सटेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये भी वैसे ही प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो एक सब्सटेंस के अंदर एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में ट्रांसफर होता है। लेकिन ये फर्क सिर्फ इतना है कि कंडक्शन जो था वो सॉलिड में होता था, लेकिन ये कन्वेक्शन जो होगा वो बेसिकली लिक्विड और गैसेस में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और एक्चुअली जो बॉडीली मूवमेंट होता है उसका हीटेड पार्टिकल्स का सब्सटेंस के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव होता है, हीट ट्रांसफर होता है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। तो कन्वेक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, इन कन्वेक्शन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय एक्चुअली बॉडीली मूवमेंट। ठीक है, विद इन द फ्लूइड। देखो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि फर्क ये है कंडक्शन और कन्वेक्शन में कि यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड में होता है ये चीज। और फ्लूइड मतलब क्या होता है, या तो वो लिक्विड होगा या तो वो गैस होगा। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है लिक्विड एंड गैस heat is transmitted by the convection because their molecules are quite free to move। क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल नहीं होते, वो क्या होते हैं, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, दैट्स वाई वो लोग फ्रीली मूवेबल नहीं होते। लेकिन ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसके अंदर, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर, वो क्या होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कमजोर होता है, वीक होता है, दैट्स वाई ये लोग फ्रीली मूवेबल होते हैं एंड दैट्स वाई जो हीट है इसके अंदर ट्रांसफर हो पाता है, और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। क्लियर है, याद रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कन्वेक्शन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है कन्वेक्शन का दोस्तों। तो जैसे मैंने बोला कि हीट ट्रांसफर होता है लिक्विड या फिर गैस में, तो इसका इस्तेमाल भी ऐसी जगह पे होगा जहां पे नॉर्मली तौर पे क्या होता है, गैस अवेलेबल है या फिर लिक्विड अवेलेबल है। तो पहला एग्जांपल है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स। ठीक है, आपको पता है कि रूम्स जो होते हैं, खास करके होटल रूम्स जो होते हैं, उसको हीट करने की जरूरत होती है, कूल करने की जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म होता है हीटिंग का रूम का बाय ए हीटर, आपको पता होगा कि बहुत सारे रूम्स में हीटर लगाया जाता है ताकि सर्द दिनों में, सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में क्या होता है, हीट जो है वो रूम में फैल जाए और गर्मी लगे, यानी कि ठंडी महसूस ना हो। या फिर कूलिंग लगाया जाता है। तो कूलिंग कैसे होता है, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, एयर कंडीशंस लगाते हैं, एसीज लगाया जाता है, तो उसमें से भी गैस निकलता है। तो वो क्या करता है, गैस के थ्रू जो हीट है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और बाहर निकल जाता है, और जो आपका ठंडी हवा है वो आपको कूल कर देती है। तो ये किससे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन, यानी कि इसमें लिक्विड का इस्तेमाल हो रहा है, फ्लूइड का इस्तेमाल हो रहा है या फिर गैस का इस्तेमाल हो रहा है। दैट्स वाई ये चीज़ एग्जाम्पल रहेगा कन्वेक्शन का। ओके, वैसे एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, एक और एप्लीकेशन है कन्वेक्शन का, जो कि कूलिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जैसे कि आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खेल होता है इसमें, तो बहुत सारा करंट फ्लो होता है इसमें वाइंडिंग्स के थ्रू, और बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वी ऑल नो दैट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है वहाँ पे इनडायरेक्टली हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो खराब भी हो सकते हैं, बर्नट आउट भी हो सकते हैं, तो उसको वहाँ पे कूल डाउन करना होता है। तो कूल डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर जो होता है, इट इज़ ऑलवेज केप्ट इन ए कंटेनिंग ऑयल, यानी कि एक टैंक में रखा जाता है जिसमें ऑयल होता है, और वो ऑयल क्या करता है, धीरे धीरे उस चीज़ का हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको यहाँ पे एक तरीके से कूल डाउन कर देता है ट्रांसफार्मर्स को। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लिक्विड यूज़ हो रहा है, ऑयल यूज़ कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ ए थियरी ऑफ कन्वेक्शन। यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फंडा लग रहा है वो क्या है, कन्वेक्शन का है। क्लियर है, तो ये था एप्लीकेशन, सिर्फ 2 एप्लीकेशन है, लेकिन इसके अलावा देर आर सो मेनी एप्लीकेशंस। तो अगर एग्जाम में पूछता है तो यू कैन राइट इट योन ओन वर्ड्स। ठीक है, ओन वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हो एंड कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको लिखने में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होते हैं फ्री वाले भी होते हैं, फोर्स वाले भी कन्वेक्शन होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है वो हम देखते हैं। तो जब भी कोई हॉट बॉडी कोई कॉन्टैक्ट में आता है एयर के अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन जो होता है उसके कॉन्टैक्ट में आया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एयर अराउंड द फायरवुड, जब आप लकड़ी का आग जलाते हो, फायरवुड जलाते हो, फायर बॉम्ब जलाते हो, ठीक है, तो उसमें जो आसपास के हवा जो हो जाते हैं वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो द एयर रिमूव्स हीट फ्रॉम द बॉडी बाय प्रोसेस कॉल्ड फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। यहाँ पे वो क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, फ्रीली हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फ्री कन्वेक्शन। जैसे कि एग्जांपल और भी है, लैंड एंड सी ब्रिजेस जो है, इट इज ऑल्सो फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फ्री कन्वेक्शन, क्योंकि आसपास का जो हवा है, ठीक है ना, वो एयर करंट्स जो है वो जो माहौल में घूम रहा है नेचुरली हो रहा है वो, तो नेचुरली है इसका मतलब क्या है, वो फ्री कन्वेक्शन हो रहा है।
है। क्लियर है। एक और होता है वैसे ही फोर्स कन्वेक्शन। तो इसमें होता ये है कि जो कन्वेक्शन प्रोसेस जो होता है इट कैन बी एक्सेलरेटेड बाय द एम्प्लॉइंग ए फैन, यानी कि अगर आपको खुद से वो चीज़ को बढ़ाना है यानी कि एक्सेलरेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक फ़ैन अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे तो क्रिएट ए रैपिड सर्कुलेशन ऑफ द फ्रेश एयर। ठीक है ना, आपको हवा चाहिए तो आप फ़ैन अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे जो कन्वेक्शन आप अप्लाई कर रहे हो यानी कि फ़ैन लगा रहे हो, ठीक है चलो गैस आ रहा है, लेकिन वो क्या जो हवा आ रहा था, जो एयर आ रहा था, वो नेचुरली आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। आपने वहाँ पे खुद से ही फ़ैन जनरेट किया और वहाँ पे एयर जो है वहाँ पे खुद से डाला, यानी कि फोर्सफुली डाला है, आपने ज़बरदस्ती डाला हुआ है। ठीक है ना, आप अगर गर्मी हो रही है आपको तो अगर हवा नहीं चल रही है तो नेचुरली नहीं हो रही है, इसका मतलब वो फ्री कन्वेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने पंखा लगा दिया और जो हवा है वो ज़बरदस्ती ला रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन तो होगा लेकिन वो हो जाएगा दोस्तों फोर्स कन्वेक्शन। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों फोर्स एंड फ्री टाइप का कन्वेक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा रेडिएशन। ओके, तो कन्वेक्शन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, रेडिएशन फैल गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। तो रेडिएशन इज नथिंग बट इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे कंडक्शन था, सॉलिड में हीट पास हो रहा था, कन्वेक्शन था, लिक्विड और गैस में पास हो रहा था। तो वैसे ही रेडिएशन होता है कि ये एक ऐसा होता है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वाया द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। आपको एक चीज़ तो पता ही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो ये स्ट्रेट लाइन पास होता है जो कि एकदम लाइट की स्पीड से जाता है, इतना तेजी से जाता है जी आपको पता ना चले। लाइट कितना ट्रैवल करता है आपको पता होना चाहिए कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग दोस्तों 3 करोड़ होता है ना, करेक्ट है, 3 करोड़ या फिर 30 करोड़ होगा, ये देख लेना कितना होता है। तो इतने मीटर पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में इतना मीटर चला जाएगा। ठीक है ना, देखते ही देखते लाइट जो है आसमान की तरफ चला जाता है 1 सेकेंड के अंदर। तो आप समझ सकते हो कितना स्पीड होता है लाइट का। तो उसी स्पीड से रेडिएशन जो है वो भी फैलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट ये भी एक टाइप का हीट ट्रांसफर ही हो रहा है। एनर्जी जो है, जो हीट एनर्जी है वो भी इसका यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन ये इतनी स्पीड से हो रहा है और इसमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए, वैक्यूम भी रहेगा तो भी रेडिएशन जो है अपनी जो हीट एनर्जी है उसको पास कर देगा एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, यहाँ भी उसको विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, यानी कि उसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है और जो भी मीडियम से वो पास होकर जाएगा वो उसको खराब नहीं करेगा, उसको हीट नहीं करेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर है। तो ट्रांसफर जो हीट हो रहा है, ठीक है ना, हीट जो हो रहा है रेडिएशन के थ्रू, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इट इज़ नॉट नीडेड, दैट इज मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती। और ये एक फैक्ट ऐसा है कि जो अर्थ है हमारा, जो पृथ्वी है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट हमारे सन से रिसीव करता है। करेक्ट है ना, कि सन हमारा क्या है? सन एक सबसे बड़ा हीट का सोर्स है, लाइट का भी सोर्स है। तो वो जो लाइट या फिर हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारा अर्थ उससे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है यानी कि उसके बीच में कोई मीडियम है क्या? कोई मीडियम नहीं है, ना हवा है, ना ज़मीन है, ना पानी है। क्या है? वैक्यूम है, यानी स्पेस है। तो स्पेस है यानी कि क्या है? वैक्यूम है। तो यानी कि वैक्यूम में से भी जो हीट है वो पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है? सन से लेके अर्थ तक। तो ये भी क्या हो गया? एक तरीके का रेडिएशन का एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना है। और ये रैपिडली मूविंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हॉट बॉडी के, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पे एमिट करते हैं, जनरेट करते हैं और ये ट्रैवल करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी गति से ट्रैवल करते हैं। और यही चीज़ को थर्मल रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो हीट है ना, ये हीटेड होते हैं। रेडिएशन वैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। रेडिएशन जैसे एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है तो उसमें से रेडिएशन निकलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से। जैसे जापान के ऊपर गिरा था, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर यूएसए ने जो गिराया था वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, तो वहाँ पे जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था उससे रेडिएशन बहुत फैला था, बट वो रेडिएशन अलग है। वो रेडिएशन क्या है? एटॉमिक एनर्जी का रेडिएशन है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, इसका रेडिएशंस निकलता है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार यहाँ पे जो हम रेडिएशन की बात कर रहे थे वो हीट वाला बात कर रहे थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ थर्मल रेडिएशन। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आखिरी टॉपिक आज का, एंड ये चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की अगर बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होता है, जिसको हम लोग dt/dt बोलते हैं, डी कैपिटल टी अपॉन dt ऑफ द बॉडी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच में जितना डिफरेंस रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, एंड द सराउंडिंग, जिसके वजह से आसपास का माहौल कैसा है, सराउंडिंग कैसा है, उसके डिफरेंस जो टेम्परेचर का रहेगा वो बहुत ही छोटा रहेगा। और मैथमेटिकली ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, दैट इज डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी माइनस T0। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाना होता है तो इक्वल मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इक्वल लिखा और सी लिख दिया, यानी कि इक्वल लिखने के बाद एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है, तो कांस्टेंट सी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और सी जो है इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज dt/dt इज इक्वल टू सी टी माइनस T0। दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन
लॉ ऑफ कूलिंग एंड इफ द क्वेश्चन आस्क इन योर एग्जाम लाइक न्यूमेरिकल पूछता है या फिर कोई रैंडम क्वेश्चन पूछता है तो यू कैन राइट दिस फॉर्मूला फॉर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये होता है समाप्त एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी होता है टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर भी खत्म हो गया। तो जल्द हम लोग लेकर आएंगे आपके सामने अगला लेक्चर जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक और आपके लिए न्यू चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर जो भी होगा वो जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। और आपको बताना है कमेंट करके कि आप लोग को किस तरीके के चैप्टर और चाहिए दोस्तों। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, जो भी आपका डिमांड रहेगा, जिसका ज़्यादा कमेंट रहेगा वो चैप्टर हम जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, फटाफट से कमेंट कर देना। और ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। और अगर आपको ये वीडियो और ये चैप्टर पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।